मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अर्थात मौर्य साम्राज्य के स्रोत क्या क्या हैं, इन स्रोतों की जानकारी हम करेंगे। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत कि क्या क्या जानकारी के स्रोत हैं। ये जानकारी के जो स्रोत हैं ये हर बार आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है जिसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और साथ खास करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है यहाँ से पूछा जाता है। और इस साल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राजा किसान नगर, क्योंकि 2026 का जो बोर्ड का पेपर हुआ है उस बोर्ड के पेपर में 2026 में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एमसीक्यू जरूर पूछे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2-4 एमसीक्यू तो 2-3 गो आता ही आता है। क्योंकि 12 चैप्टर है, 21 एमसीक्यू है, तो हर चैप्टर से 1 या 2 एमसीक्यू उठाना ही पड़ता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। क्या क्या ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे क्या क्या स्रोत हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी या रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 3 चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। किसी भी चीज की जानकारी के लिए हमें क्या होता है, 3 चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कि हम ये स्रोत की बात करें तो ये स्रोत हमारे कोई भी हो, वो हम हड़प्पा की जानकारी हो या फिर अन्य चीजों की जानकारी हो, हमें 3 तरह के स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। एक को हम लोग पुरातात्विक कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य कहिए या स्रोत कहिए, जिससे कि हमें जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं इसी को हम लोग दूसरी भाषा में भौतिक साक्ष्य भी कहते हैं। और यही वो भौतिक साक्ष्य होते हैं, भौतिक स्रोत होते हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। दूसरा एक हमारा होता है दोस्तों जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं, यानी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत कहते हैं, हम इसे साहित्यिक जानकारी कहते हैं स्रोत। और तीसरा जो एक हमारा होता है वो होता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ की जानकारी होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं। अब इसी तरह से मौर्य साम्राज्य के जानकारी के लिए भी एक स्रोत पुरातात्विक है, दूसरा साहित्य है और तीसरा धार्मिक है। अगर इसी की बात करें पुरातात्विक में ही, तो हम 3 चीजों पर निर्भर होते हैं जो एक एक करके हम बात करेंगे। पहला हम स्ट्रक्चर बताते हैं। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को बना करके और इसमें 2-2 पॉइंट आप लिख देते हो दोस्त, तो निश्चित तौर पे आपको 3 नंबर मिलेगा। पुरातात्विक साक्ष्य में 3 चीजें, सबसे पहले तो अभिलेख होता है, और ये अभिलेख अशोक के समय में लिखा गया, तो हमें अभिलेख से जानकारी कुछ ना कुछ प्राप्त हुई। उसके बाद कनिष्क के समय के सिक्के थे, अभिलेख हो गया, अभिलेख। और कनिष्क के समय के सिक्के, इस समय के सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उस सोने के सिक्कों से भी हमें पता चलता है। आगे जब हम गुप्तों के समय में चलते हैं तो उस समय यहाँ पर मूर्ति कला की जानकारी हमें मिलने लगती है, तो एक आ जाती है मूर्ति कला। ये 3 ऐसी चीज हैं जिससे हम पुरातात्विक साक्ष्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों 2 किताब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक किताब है हमारा अर्थशास्त्र, एक अर्थशास्त्र है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। प्रशासन और यहाँ के राजनीति का, राजनीति प्लस प्रशासन की जानकारी हमें मिलती है, जिस किताब को चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखा। और दूसरी एक किताब है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, वो है आपको
इंडिका। इंडिका एक ऐसा किताब है जिस किताब से हमें इस समय के प्रशासन की जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिटेल बात करेंगे। आए फिर इसी तरह से धार्मिक कुछ किताबें हैं जिसमें हमारा बौद्ध ग्रंथ है। धार्मिक किताबों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म की किताब है बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ है, ठीक है, जैन ग्रंथ है। साउथ की किताबें हैं, संगम साहित्य है, संगम साहित्य है, और इस तरह से अन्य पौराणिक ग्रंथ वगैरह भी हैं। इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है जो आपको हमने यहाँ लिखा है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और धार्मिक साहित्य। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमें किस पर निर्भर होना पड़ता है? तो 3 प्रकार के स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। एक स्रोत क्या है जी? पुरातात्विक है, दूसरा साहित्य है और तीसरा धर्म है। अब पुरातात्विक के अंदर किसके किसके बारे में हमें क्या क्या समझना है उसके बारे में चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक प्रमाण है। क्या है मेरे भाई? पुरातात्विक प्रमाण है, जिसके अंतर्गत हम मौर्यकालीन मूर्तियों की बात करते हैं। यानी सबसे पहली बात हमारी मूर्तियों के बारे में अगर हम बताएं तो मौर्य काल में बहुत सारी मूर्तियां बनी थी। मूर्तियों की जानकारी हमें मिलती है। मूर्तियों से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इन मूर्तियों से भी मौर्य काल की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है मूर्तियों से। क्योंकि अशोक ने अपने समय में मूर्तियों का निर्माण कराया था। इसमें ददारगज की मूर्ति और पटना में पाई जाती है, म्यूजियम में रखी गई है। इसके अलावा अशोक स्तंभ पर भी मूर्तियां बनाई गई है। अशोक स्तंभ हो, तो इन सब चीजों से हमें वहां के समय में मूर्तियों की जानकारी मिलती है और उन मूर्तियों के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एक मूर्ति महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ सिक्के भी। अब मौर्य काल में कुछ सिक्के भी थे, ठीक है। इस समय की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? कुछ सिक्कों से भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। वो सिक्के भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा माने रखते हैं। सिक्के जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा माने रखते हैं, ठीक है। तो सिक्कों में, जैसे सिक्कों में कनिष्क के समय का सिक्का था। कनिष्क का सिक्का जो क्या था? सोने का था। सोने का शुद्ध सिक्का। इसके अलावा ये सिक्के कुछ यहाँ पर पंच मार्क सिक्के भी पाए गए हैं। पंच मार्क सिक्के होते थे, पंच मार्क सिक्के, जिसे हम आहत सिक्के भी कहते थे। आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों से हमें सीमाओं के बारे में पता चलता है कि कहाँ तक हमारी सीमाओं थी। सीमाओं की जानकारी मिलती है सिक्कों से। सीमाओं की जानकारी, क्योंकि सीमा पर सिक्के मिले हैं। इससे हमें व्यापार का पता चलता है। व्यापार का पता चलता है कि व्यापार हमारा कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक नहीं हुआ था, कैसे कैसे व्यापार हमारा आगे बढ़ा था। तो व्यापार के बारे में, सीमाओं के बारे में, फिर राजा की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। आर्थिक स्थिति का भी। इसके अलावा अब देखिए, वहीं दूसरी तरफ सिक्कों के अब पत्थर और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलता है। अब हम बात करें अभिलेख, तो अभिलेखों से भी अशोक ने अपनी जानकारी प्राप्त किया था। हमें अशोक के बारे में जानकारी अभिलेख से ही प्राप्त होती है। यानी अशोक के बारे में जो भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं वो अशोक के बारे में
अशोक के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? इसी से मिलती है। किससे? अभिलेख से। अशोक ने 5 प्रकार के अभिलेख लिखवाया था। कितना? 5 प्रकार के अभिलेख अशोक ने लिखवाया था। ये सारी जानकारियां हमने पहले भी आपको दे रखी है। तो एक तो हो गया ये मूर्तिकला, सिक्का और अभिलेख के बारे में थोड़ी थोड़ी लिख देंगे। आपका क्वेश्चन 3 नंबर के लायक सही है। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो है, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? साहित्यिक प्रमाण है। जिसके अंतर्गत एक तरफ जहां चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या लिखा था नाम? इंडिका। अब देखिए दोस्तों, इस इंडिका से हमें क्या पता चलता है? तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलता है कि कितने भागों में प्रशासन बटा हुआ था, कैसे था, कैसे नहीं था, पैदल सेना, हाथी सेना, इन सब की जानकारी हमें इंडिका देता है। जिस इंडिका को किसने लिखा था? इस इंडिका को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज नाम था। ठीक, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। यह एक राजदूत बन करके आया था। कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इसे किसने भेजा था? सेल्यूकस सेलुकस निकेटर ने इसे भेजा था प्रशासन की। तो अब देखिए, तो ये प्राप्त होता है जिससे कि हमें प्रशासन के लिए जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये इंडिका तो पाला हो गया। दूसरी किताब थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण किताब था जो मौर्य साम्राज्य के राजनीति और प्रशासन के बारे में बताता है। यह भी मौर्य साम्राज्य के राजनीति और प्रशासन के मौर्य साम्राज्य के राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। और इस प्रकार के से हमें दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में क्या मिला? तो ये हमें जानकारी मिली जिससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए अगला कह रहा है क्या? अगला हमारा तीसरा महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत कुछ धार्मिक साहित्य भी है। धार्मिक साहित्यों में पौराणिक ग्रंथ है, यानी पौराणिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जहां बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ की 3 किताबें थी जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की 3 किताबें हैं जिसमें सबसे पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इससे भी हमें क्या होती है? उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ आगम है, जो 12 आगमों की बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगम जो इसमें लिखे जाते हैं, इसमें किताब 12 है।
इसके बाद अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, इससे भी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ आगम है, इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि पौराणिक ग्रंथ भी हैं और संस्कृत में मिले लिखे हैं। वाड्यम ग्रंथ दक्षिण भारत का भी साम्राज्य की जानकारी का हमें स्रोत देता है। तो इस प्रकार कुछ है। इसके अलावा हमें महाभारत है, महाभारत भी एक धार्मिक ग्रंथ है, इससे भी हमें उस समय की जानकारी, हमें बहुत कुछ समाज के बारे में पता चलता है। महाभारत से हमें किसके बारे में पता चलता है? उस समय के समाज की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों के माध्यम से, जैसे हम तीन देख लिए, पौराणिक ग्रंथ मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और धार्मिक साहित्य, इन तीनों के बारे में हमें मौर्य साम्राज्य से जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अपना संदेश अपने अधिकारियों और प्रजा तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों और अभिलेखों का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से एक धम्म भी बनाया था और उस धम्म का प्रचार किया था। अशोक ने धम्म की नीति चलाई थी। अशोक ने क्या चलाया था दोस्तों? धम्म अशोक ने धम्म की नीति चलाई थी और इसी धम्म की नीति के तहत उन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। जियो और जीने दो का नारा दिया था। क्या किया था? जियो और जीने दो का इसने नारा दिया और धम्म की नीति चलाया था। इस धम्म को पूरे साम्राज्य में प्रचार प्रसार के लिए, यानी धम्म की नीति की प्रचार एवं प्रसार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी किया था, जिसे धम्म महामात्र कहते थे। और यहां तक कि अपने बेटा महेंद्र और पुत्री संग मित्रा को भी प्रचार में लगा दिया था। पुत्र थे महेंद्र, इसके पुत्र थे अशोक के, और पुत्री संघमित्रा को भी प्रचार में लगाया था। धम्म का नीति लाया था, क्योंकि इसने धम्म की नीति को आगे चल करके, जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक, अब क्या क्या धम्म के प्रचार में इसने क्या क्या कहा? तो इसमें धम्म मतलब इसका एक तरह से धर्म था, जिसको प्राकृत भाषा में धम्म कहते थे। बड़ों के प्रति आदर हो, इसका कहना था कि कोई भी व्यक्ति बड़ा है, उस बड़ों के प्रति क्या होनी चाहिए? आदर होनी चाहिए। धम्म की नीति आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। बड़ों के प्रति आदर हो, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता हो, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार हो, तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति आदर का संदेश भी इसने भेजना चाहता था। मतलब क्या क्या? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति आदर का संदेश
इसने भेजा और इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपना क्या किया था, एक धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी। अशोक ने भारत में स्तंभ और अभिलेख पर लिखवाने की परंपरा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से प्राप्त किया था। डेरियस प्रथम के माध्यम से अशोक ने क्या किया था, भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की थी। भारत में जो इसके अभिलेख थे, अशोक के जो अभिलेख थे, ये अशोक के अभिलेख जो थे भारत में, ये कितने 5 भाषाओं में लिखा था इसने। कितना, तो भाषा इसमें कितना इस्तेमाल किया था, तो इसमें भाषा 5 इसने इस्तेमाल किया था। सबसे पहले अरामाइक भाषा थी। अरामाइक भाषा के साथ साथ इसने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया था। यूनानी भाषा के साथ साथ अरामाइक भाषा के साथ साथ इसने यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा के साथ साथ इसने क्या इस्तेमाल किया था, तो यूनानी के साथ साथ इसने आपको ब्राह्मणी भाषा और खरोष्टी भाषा का इस्तेमाल किया था। टोटल मिलाकर के 4 ही भाषा का इस्तेमाल किया था। इसने अभिलेख 5 तरह के बनवाया था। 5, एक तो शिलालेख थे इसके, 5 अभिलेख थे शिलालेख बनवाया था। इसके अलावा स्तंभ लेख था इसके पास, स्तंभ लेख खुदवाया था। स्तंभ लेख के बाद पृथक शिलालेख के बाद स्तंभ लेख, पृथक शिलालेख, गुफा लेख भी बनवाया था। गुफा लेख और एक भित्ति लेख भी खुदवाया था। शिलालेख इसके 2 तरह के थे, एक थे बेहद शिलालेख और एक था लघु शिलालेख। इसी तरह से स्तंभ लेख भी 2 तरह के थे, और इस तरह से इसने सारा अपना संदेश जो था इन्हीं सबके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, जिसे हम क्या बोलते थे, स्तंभ लेख, शिलालेख या अन्य लेख जो भी अपने पास था। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। छोटा सा ये पार्ट था कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, और ये जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत था ये हमने आपको बताया। निश्चित तौर पे दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार कोई आदमी चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।